हेलो स्टूडेंट्स, आज जो फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ द एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। ठीक है, मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी होती है जब कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मोशन करती है तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए, जिस तरह से लीनियर एक्सीलरेशन होता है, लीनियर एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता था टाइम रेट ऑफ लीनियर वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सीलरेशन। सिमिलरली फॉर द एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ पर सेम एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए ऐसा ही होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। केवल इतना चेंज करना, लीनियर एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आएगा। देन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं हम इसे। तो देखिए, द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी बहुत ही कम है, तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, द इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन टाइम डेल्टा टी अप्रॉक्स जीरो। जब टाइम बहुत ही कम होता है, टाइम क्या होता है? जीरो के अप्रॉक्स होता है, तो जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और चेंज इन लीनियर वेलोसिटी होता है उसका एवरेज वैल्यू जो होता है वो हमारा इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है। इंस्टैंटेनियस आप जानते हैं, थोड़े से बहुत थोड़े से टाइम के लिए जो एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, एक स्लो मूविंग बॉडी है, एक बहुत ही फास्ट मूविंग बॉडी है, तो उसके स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही पलक झपकने के टाइम को हम इंस्टैंटेनियस बोलते हैं। इंस्टैंटेनियस मतलब होता है क्षण, क्षण मीन्स बहुत ही स्मॉल टाइम, और वो स्मॉल टाइम जहाँ पर उसकी वैल्यू अप्रॉक्स जीरो हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो देखिए, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड। भाई इसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। कैसे निकाला? देखिए एसआई यूनिट डी ओमेगा, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम जो होता है सेकेंड। इस सेकेंड को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, और जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड पावर और -1 होगी, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड पावर -2। क्लियर हो गया ना? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? भाई रेडियन का तो रेडियन एक एंगल है, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। सेकंड का क्या होगा? टी, और पावर -2 है तो टी पावर -2। नाउ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। देन वी नो दैट, ये तो हमें रिलेशन मालूम है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा मान लीजिए डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाए, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा, यहाँ पर हम डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाए यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। और डी वी अपॉन डी टी आ जाए तो लीनियर एक्सीलरेशन। कमी किसकी है? टी की। तो हम टी से दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट ऑफ वी डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर इंटू ओमेगा। देखिए आर कांस्टेंट होगा, वेरी क्या होगा? ओमेगा। तो जो कांस्टेंट होता है वो हम पहले लिखेंगे, और ओमेगा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, आर पहले क्योंकि कांस्टेंट है, और डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी को हम बोलते हैं ए, और आर डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर। तो भाई अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है, आर क्या है? रेडियस। ठीक है, रेडियस है सर्कुलर पाथ का, समझ गए? तो ए क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फ़ा है ए है लीनियर एक्सीलरेशन, सॉरी, ए इज़ लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सीलरेशन, और आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, और इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन, अल्फ़ा का डायरेक्शन क्या होगा? अल्फ़ा एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन इस पर डिपेंड करता है, अल्फ़ा का डायरेक्शन इस पर डिपेंड करता है।
तो और वेक्टर क्वांटिटी पे क्या लगता है, एरो का साइन, तो इस पे वेक्टर का साइन, अल्फ़ा पे वेक्टर साइन, आर पर भी हम वेक्टर साइन लगाएं क्योंकि आर क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस वेक्टर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने जो फिंगर, अगर मान लीजिए हम अपने हाथ से घुमा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, अपनी फिंगर पे एक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। उसी वो फोर्स किससे पैदा हुआ है, वो फोर्स जिस एक्सीलरेशन से पैदा होगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका डायरेक्शन जनरली क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर। अ बॉडी अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इज एक्टेड अपॉन एन एक्सीलरेशन, इस पर क्या लग रहा है, एक एक्सीलरेशन रख रहा है, विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के अलोंग है, मतलब रेडियस के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। मान लीजिए कोई बॉडी घूम रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इस एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा जिस तरफ रेडियस के डायरेक्शन की तरफ होगा, मतलब सेंटर की तरफ, ठीक है। अ बॉडी अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सीलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, हैं, इसकी डायरेक्शन जो होगी रेडियस के अलोंग होगी। दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन हम कौन सा एक्सीलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। नाम से ही पता लग रहा है, सेंट्री का मतलब सेंटर की तरफ, जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ हो। ये पैदा कैसे होता है, आप जानते हैं कि हर पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का। जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज होता है, तो जब डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो रहा है जिस वजह से एक एक्सीलरेशन पैदा होगा, और ऐसा एक्सीलरेशन जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की तरफ होगी, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, अब देखिए इसका एक्सप्रेशन हम करते हैं। जैसे कोई बॉडी है, ये कोई पार्टिकल है ना, पार्टिकल पी और क्यू के बीच मूव करता है, तो पी और क्यू के बीच जब पार्टिकल मूव करता हो तो इसका आर्क क्या हो गया, डेल्टा ऐसा आर्क हो गया। अब देखिए रेडियस इसका आर है, ये आर रेडियस है। यहाँ पर देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v1 और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v2, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हर पॉइंट पे हो रही है तो इसका लीनियर वेलोसिटी v1 हो गया, ये v2 हो गया। तो जितना एंगल ये सेंटर पे मूव करेगा, जितना एंगल ये सेंटर पे मूव होगा, जितना एंगल हमारा एंगुलर वेलोसिटी सेंटर पे मूव करेगा, उतना ही एंगल हमारा इन दोनों लीनियर वेलोसिटीज़ के बीच होगा। मतलब जितना एंगल हमारा इस सेंटर पे मूव होगा, उतना ही एंगल जो लीनियर वेलोसिटीज़ हैं पॉइंट पी और क्यू पे, उतना ही एंगल इनके बीच होगा। तो इन दोनों का डायग्राम कुछ हमने इस तरह से बना लिया है। समझ में ना आए तो देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा डेल्टा थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको, तो क्या किया मैंने, इसको अलग काट के निकाल दिया है। तो ये हमारा डेल्टा थीटा हो गया, इसको ये मान लिया, ये हमारा क्या हो गया, b1 हो गया, ये क्या हो गया, b2 हो गया। b1 और b2 टू वेक्टर्स हमारे, तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, vc। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इनका हो जाएगा b2 माइनस b1 इक्वल टू डेल्टा v। क्लियर है ना। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v1 और v2 के क्या होंगे, जो वेलोसिटीज़ होंगे v1 और v2 वो कांस्टेंट होंगे। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो v2 मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2, और किसके इक्वल होगा, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो देखिए इन ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल VAC, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। कैसे हैं, सिमिलर। ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। भाई ट्राइंगल POQ क्या होगा, BAC के सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होंगे, ये एंगल कितना, डेल्टा थीटा, ये एंगल कितना, डेल्टा थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, R, और ये क्या है, R। अब ये एंगल कितना होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। जब ये सिमिलर हैं तो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल BAC, OP अपॉन AB, OP AB या AC भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम OQ लेंगे तो AC रख लेंगे, और OP लेंगे, OP का साइड किसकी तरह सिमिलर है,
इसकी तरह सिमिलर, जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका ओ पी और इसके सिमिलर साइड क्या है, बी, ए बी, तो ए बी। अब देखिए ये है पी क्यू, पी क्यू, इसके सिमिलर क्या है, बी सी, बी सी। तो देखिए ओ पी का जो वैल्यू होगा, ओ पी मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर, भाई ओ पी क्या होगा हमारा, आर। और जो हमारा ए बी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर साइन तो लगा नहीं है तो हम मैग्नीट्यूड के ही केस में लेंगे। पी क्यू क्या है, डेल्टा एस, ठीक, और बी सी क्या है, डेल्टा बी। यहाँ से देखिए डेल्टा बी को हम इस तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू, अगर डेल्टा इंटरचेंज कर लो, डेल्टा बी यहाँ पर आएगा। क्यों लिया हमने डेल्टा बी, डेल्टा बी को इसलिए अलग किया ताकि हमारा एक्सीलरेशन का फार्मूला बन जाए, ठीक है। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता नहीं होता है, तो डेल्टा बी को हमने अलग कर लिया, यहाँ पर ले आए डेल्टा बी को, तो इसको डेल्टा एस के अपॉन में जाना पड़ेगा। तो डेल्टा एस और ये इसके अपॉन में आ गया आर बी, बी को ऊपर पलट देंगे, बी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस। अब हमें डेल्टा टी की ज़रूरत है, वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी अगर यहाँ पर हो जाए तो हमारा एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो डेल्टा टी से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, भाई डिवाइड करेंगे दोनों तरफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो इसमें डिवाइड हो गया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और बी अपॉन आर को हमने अलग कर लिया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, जो डेल्टा टी टेंस टू है इसका लिमिट हम दोनों तरफ लेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के केस में डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बी अपॉन आर इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी बी इक्वल टू बी अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी, बट डी वी अपॉन डी टी इट इज़ कॉल्ड ए, डी एस अपॉन डी टी इट इज़ कॉल्ड बी। तो देखिए इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ए, और दिस इज बी अपॉन आर, डी एस अपॉन डी टी जगह क्या रखेंगे, बी, बी से बी का मल्टीप्लाई वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, बट वी इक्वल टू क्या लेंगे, आर इंटू ओमेगा, जहाँ पर बी है वहाँ आर इंटू ओमेगा रखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर चला गया तो हमारा ए इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो भाई इस तरह हमारे दो फार्मूले बन गए, और भी बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू अगर 2 पाई एफ रखेंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखेंगे तब एक फार्मूला मिल जाएगा। तो बहुत सारे फार्मूले हम इससे बना सकते हैं। तो आज हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हर सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड होता है। भाई विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कुलर मोशन। थैंक यू स्टूडेंट।